नमस्कार साथियों, अगर आप पार्ट 3 के छात्र हैं, 2022 से 25 सत्र के विद्यार्थी हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका सत्र 22 से 25 है तो हिस्ट्री पेपर 6 के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मैराथन क्लास है। ऑब्जेक्टिव के लिए 100% हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 100% उससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं रहेगा। तो आप चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी से हो या पाटलिपुत्र या फिर BNMU किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा आपका 70 नंबर का नहीं होने वाला है बल्कि 100 का होने वाला है, क्योंकि पार्ट 3 आपका फाइनल ईयर का एग्जाम है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम सभी प्रश्न को देखेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर 6 का है वीडियो, ठीक है। बस एक क्लास अगर आप कर लीजिएगा बेहतर ढंग से तो आपका सारा जो है पूरी तरह से परीक्षा आप पास कर सकते हैं। 2024 में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है पार्ट 3 में, वो पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो कि 2 अंक का होगा। तो इस तरह से आपका 20 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सामने जो प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर मुख्य जोर था। यानी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये किस पर काम करता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्रों पर काम करता है। आंसर आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र कहने का मतलब होता है दोस्तों कि पूंजी को बढ़ाने के लिए लोग जो है जो भी करते हैं काम, चाहे व्यवसाय हो, कल कारखाने हो इत्यादि जितने भी चीजें होती है वो सब औद्योगिक क्षेत्र में आ जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं रहने वाला है और यह एक मैराथन क्लास है। इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को आप शेयर भी कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष जो कहा जाता है यहाँ पर, वैसे तो अस्थायी अध्यक्ष कभी कभी पूछा जाता है, अभी है अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनेंगे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा मेरे भाई तो आपको अस्थायी की जगह पर सच्चिदानंद सिन्हा को मारना है। अगर निर्माणकर्ता पूछेगा कि यानी संविधान का निर्माण किसने किया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब किए हैं। तो संविधान के निर्माणकर्ता हो गए भीमराव अंबेडकर, अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गया होगा, यानी सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो 3 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है वह है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। मेरे भाई, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है पहले समझ लीजिए। जब किसी राज्य पर, यानी मान लीजिए कि बिहार पर अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो बिहार के जैसे अभी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। उनका सारा अधिकार राष्ट्रपति यानी केंद्र के हाथ में चला जाएगा और ये अधिकार जो लगता है अनुच्छेद 356 के द्वारा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो B4 बेस्ट आंसर आपका हो जाए। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई 4 नंबर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है दोस्त, तो याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के को हेराल्ड डोमर मॉडल भी कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल परीक्षा पार्ट 3 के लिए। तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है कहा जाता है, ये प्रथम योजना को कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, याद रखेंगे 1951 से 1956 तक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1951 से 1956 तक ये हुआ था और ये इसको याद रखेंगे आप लोग। 4 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था ये प्रथम, ये सॉरी 5 नंबर में बता रहे थे हम, 5 नंबर, ठीक है। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। इसका अध्यक्ष कौन थे तो वो भी बता देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह जो अध्यक्षता जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था, ठीक है, 56 तक। छठा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वो आपका है 42वां संशोधन के द्वारा। 6 नंबर का आंसर याद रखेंगे, 42वां संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था तो 1976 में, ये बात भी आपको याद रखना। तो ये आपका हो जाता है 1976 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 8 मार्च को मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, समाज काम के लिए, यहां पे हो जाएगा समान, 9 हो जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा। B4 बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1978 को। आंसर B4 बाहुबली आंसर याद रखेंगे 10 नंबर का। 9 नंबर 10 नंबर है, नाबार्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है मेरे भाई? नाबार्ड जो होता है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नाबार्ड में क्या होता है? गांव और शहर दोनों के जो है विकास को ध्यान में रख करके काम किया जाता है, तो यही होता है। और ये सारा प्रश्न जो है आपका 24 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह का प्रश्न आपके 25 यानी फाइनल एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। यहां से हम लोग 20 मार्क्स को लूटेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैराथन देखेंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ। पहला है यहाँ पे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये बात भी आप सभी लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद की बात मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है? यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया, जिसमें धर्मनिरपेक्षता इत्यादि के बारे में बताया गया है। तीसरा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। ऊपर में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है, यानी फसल उत्पादन में जो वृद्धि लाया गया था 1960 के दशक के बाद, उसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे भाई? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण ये दोनों प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? उद्योग पर दिया गया था। उद्योग को ही औद्योगिक कहते हैं, एकदम रूप से याद रखेंगे आप सभी लोग, एकदम रूप से याद रखेंगे। B4 बाहुबली वाला आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? तो इनमें से कोई नहीं है। इसकी शुरुआत जो है, गुट निरपेक्ष की शुरुआत जो है, जिसमें तीसरी दुनिया की निर्माण हुआ था, वो 1947 के बाद हुआ था, यानी आजादी के बाद हुआ था। लेकिन यहाँ पर आजादी से पहले का डेट दिया गया है, तो इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको हटा देंगे, ठीक है। आसियान क्या है दोस्त? आसियान जो है ये क्या है? एक राष्ट्रीय संगठन है या क्षेत्रीय संगठन है? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन कहने का मतलब हुआ कि कुछ जो है आसपास के देश इसमें शामिल हैं। 10 नंबर है, कौन कौन से मौलिक अधिकार की 44वें संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया था? तो वो है संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 ईस्वी में 44वें संशोधन के द्वारा इसको बाहर किया गया था। किसको? तो पहले जैसे मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, लेकिन अब जो है मौलिक अधिकार जो होता है वो आपका 6 होता है, ठीक है। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार की संख्या जो वो आपका 6 है, क्योंकि एक मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, कब शामिल किया गया था? अनुच्छेद 51A के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है जो कि इंपोर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक, यहाँ पर निर्देशक तत्वों को लागू करना सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्धता संसाधन पर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप मतलब निर्माण करता ही होता है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो जाएंगे। एकदम रूप से याद रखेंगे, प्रश्न यहां से पूछना 110% तय है। मतलब कि दोस्तों इस वीडियो से बाहर आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छप रहा है। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना गया है? बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। इनकी मृत्यु पे है, अभी से पिछले साल हुआ है, 2023 में हुआ है। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था? तो सितंबर 1961 में। हमने पहले बताया था कि आजादी के बाद हुआ था। कौन सा देश नाम का संस्थापक सदस्य नहीं है? कौन सा देश
के नाम संस्थापक सदस्य नहीं है तो वो हो जाएगा आपका सी, पाकिस्तान के नाम के कोई संस्थापक सदस्य भी इनका पाकिस्तान का नाम नहीं, यानी कोई सा देश जो है किसी भी चीज का संस्थापक सदस्य में इनका नाम नहीं है तो वो पाकिस्तान हो जाएगा, एक बांग्लादेश। भारत के पंचवर्षीय योजना पर अंतिम स्वीकृति कौन देता है मेरे भाई? तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। भारत के जो पंचवर्षीय योजना होता है इस पर अंतिम रूप से जो है स्वीकार करेंगे कौन? तो राष्ट्रपति, तभी यह लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। किस तिथि को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं? तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। सर्वोदय विचारधारा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय विचारधारा के जो संस्थापक थे वो अपना महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो भाग 3 में सम्मिलित किया गया है। 100% याद रखेंगे। किसने कहा कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का आत्मा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। बी फॉर बाहुबली आंसर। कई बार रिपीट होने का मतलब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वो कृषि उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये सब प्रश्न को अभी हमने बताया है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून भारत में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है मेरे भाई? भारत का राष्ट्रीय पशु मतलब जानवर होता है बाघ है। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो वो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद किस में है मेरे भाई? 32 में है, जिसमें बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये जो है संविधान का आत्मा या हृदय कहा गया है। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो वो हो जाता है 42वां संशोधन के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष इत्यादि को और मौलिक कर्तव्य को है इसमें लागू किया गया है। निम्न में से कौन छोटा संविधान के रूप में माना जाता है? तो छोटा संविधान के रूप में जो हम मानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को मानते हैं। ठीक है, आंसर पहला इंपोर्टेंट है। NAM क्या होता है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जाकर्ता में है। एशियन किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1967 में एशियन बना था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का नारा दिया गया था? तो वो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष UNO ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी थी? तो वह है 1975 में। इंपोर्टेंट प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति में शामिल क्रांतियों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 7 यहाँ पे क्रांति शामिल था इसमें, और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अभिभावक कौन था? मौलिक अधिकार का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय होता है, और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं होता है, मतलब हाईकोर्ट समझ लीजिए ये। निम्न में से कौन एक सी धारा भारतीय संविधान को हृदय एवं आत्मा के रूप में जानी जाती है? तो वो है आपका धारा 32 या अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। किस संवैधानिक सुधारों द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? वो है 44वां संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्रस्तुत करता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आंसर 3। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई? तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा अंदर से क्वेश्चन था, वैसे तो कृषि से संबंधित है, और कृषि में गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ में हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। इसका नेतृत्व मतलब जिसमें जो है जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा देश नाम का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो वो है पाकिस्तान। एशियन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशियन का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर किस पर दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। आतंकवाद की समस्या निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो आतंकवाद की समस्या जो है विघटनकारी समस्या होता है, यानी ये जो है किसी भी काम में विघ्न डालता है। निम्न में क्या सामाजिक समस्या नहीं है? तो सामाजिक समस्या जो नहीं वो है विलंबन विवाह। ये सामाजिक समस्या नहीं है। विलंबन विवाह ये कोई समाज की समस्या नहीं हो सकता है। किस समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है? तो वह है बेरोजगारी।
निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है, यह बात योगेश अटल के द्वारा कहा गया। और 48 नंबर इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने निर्धनता का कारण खद्दान की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि माना? तो यह है मैल्यूस है। ठीक है, यहाँ पे नाम स्पष्ट नहीं, आगे ये क्वेश्चन आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, किसने पूंजीवाद और तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया? तो ये बात जो है कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया, यानी पूंजीवाद जो है गरीबी का कारण बनता है। यह जो है पूंजीवाद के ऊपर आरोप लगाया था कार्ल मार्क्स। एकाधिकार ही निर्धनता का कारण है, यह बात किसने कहा था? तो यह बात हेनरी जॉर्ज के द्वारा कहा गया। भारत में निर्धनता दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा B4 बाहुबली आंसर 1969 में। निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1975 में, इंदिरा गांधी के समय में। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये बात जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जो वर्तमान प्रधानमंत्री थी 1971 में। किस राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान से है? तो वह है ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण। यहाँ पे आपको सही चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो है बेरोजगारी एक समस्या है, ये बात बिल्कुल सही है। व्यापार में तेजी मंदी और उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी को क्या नाम दे सकते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी, जिसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल रूप से आप लोग याद रखेंगे, अर्ध बेरोजगारी। आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारी के कारण नहीं है इसमें से, तो गतिशीलता बेरोजगारी का कोई कारण नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1993 में। ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से संबंधित योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ट्राइसैम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे का पूरक है, यह बात किसने कहा था? ये बात सही कथन है, बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी जो होता है इसी के कारण लोग जो है गरीब हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सभी पर पड़ता है, जंतु पर, मानव पर, वनस्पतियों पर, सभी पर पड़ता है। आतंकवाद की विशेषता क्या नहीं है? तो आतंकवाद की विशेषता बुद्धि संगत व्यवहार नहीं है। यह बुद्धि वाली बात कभी नहीं कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और होगा, बाकी वीडियो को खत्म कर देंगे। ये वे आतंकवाद हैं जो आतंक फैलाने के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। यह बात अपराध संबंधित आतंकवाद है। आंसर B4 बाहुबली आंसर हो जाएगा आपका। आतंकवाद का उद्देश्य क्या होता है? तो जो आतंकवाद होते हैं उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है दोस्त, वो उद्देश्य होता है कि शासन के सैन्य शक्ति को विघटित करना, जन समर्थन को समाप्त करना, आंतरिक स्थिरता को तोड़ना, यानी ये सभी बात जो है बिल्कुल रूप से आपका सही है। 66 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन आतंकवाद के मूलभूत तत्व है? वो है हिंसा। 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवाद घटना कहां घटी थी? वो न्यूयॉर्क में घटी थी। एड्स क्या है मेरे भाई? एड्स जो है एक यौन संचारित रोग है, ठीक है, यानी गलत सेक्स के कारण होता है या गलत ब्लड के यूज होने से होता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ये बात हो जाएगा आपका, संविधान कब लागू हुआ था। 70 नंबर है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्षता जब भी बात आता है तो ये 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? यह बात पंडित ठाकुर भार्गव के द्वारा कहा गया। भारतीय संविधान के संरक्षक भूमिका कौन निभाते हैं? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो है इसी के कारण जो है संविधान की रक्षा होती है। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है मेरे भाई? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो है आपका गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। 73 नंबर। 74 है, संघात्मक राज्य के लक्षण कौन सा होता है? तो उपयुक्त में से सभी, यह भी VVI प्रश्न है। अंतिम से आपका 10 प्रश्न जो है इंपोर्टेंट है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहा गया है? प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। आंसर क बिल्कुल रूप से आपका सही है। 76 नंबर सवाल है, कौन सा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वह है संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। 77 नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन सा निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को जो खत्म कर सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 78 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे देती है? VVI प्रश्न है।
तो कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। इस तरह से सारा प्रश्न हमने बता दिया है। इस वीडियो से अलग एक भी प्रश्न नहीं रहेगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल रूप से श्योर। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक दो बार रिपीट कर लीजिए, A to Z प्रश्न आपसे वहां पे बन जाएगा। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।